हेलो बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोग अभी टॉर्क पढ़ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि अगर हम किसी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको हम कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, यहाँ पे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक डाइपोल लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हमने किसी एक पर्टिकुलर एंगल θ1 पे इसको हमने रख दिया है यहाँ से। तो ये जो θ1 जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है कौन, डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये अगेन यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये पूरी डिस्टेंस हमारी जो जो डिस्टेंस पूरी है वो हमारी 2L होती है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल है। पूरी डिस्टेंस 2L हो गई। सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब इस O पॉइंट से इधर ये डिस्टेंस जो है हमारी वो L हो जाएगी और बाकी बची भी हमारी हाफ मतलब L हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस डाइपोल की अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको पता है यहाँ पे कि ये डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये डाइपोल पे एक फोर्स लग रहा होगा प्लस क्यू इस साइड में और एक प्लस क्यू माइनस क्यू फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करेगा, एक इस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लास्ट टर्म पे पढ़ चुके हैं, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो नेट टॉर्क क्या होगा, ये इस डाइपोल को टेंड करेगा अलाइन क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए। तो ये हमारा डाइपोल जो है इस तरफ मूव करना चाहेगा, ये वाला पॉइंट इधर से नीचे मूव करना चाहेगा और ये वाला पॉइंट भी हमारा इस साइड से इधर मूव करना चाहेगा। तो मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो सिमिलर वे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। पीछे हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उस डाइपोल को अलाइन करने की सोचती है अपने डायरेक्शन में, ठीक है, या अलाइन करना चाहती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमको अगर इसको मूव कराना, सपोज हमको इस डाइपोल को हम θ1 से θ2 की तरफ मूव कराना है, मतलब अपोजिट कर रहे हैं मूव, ये मूव करना चाह रहा है क्लॉकवाइज बट हम इसको मूव करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हमें कुछ काम करना है तो काम कब होगा, जब हम इसके अपोजिट कुछ करेंगे। तो अपोजिट ही जो काम करेंगे तो वो हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमको मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये क्लास 11 की डेफिनेशन है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होती हैं, वो कंजर्वेटिव नेचर में होती हैं। जैसे हमारा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, वैसे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह पे हम लोग नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नाम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे हम इस टॉर्क को जो है θ1 से θ2 की तरफ मूव कराएंगे। तो पहले ये θ1 की पोजीशन थी, अब जब मूव करा देंगे तो इस टॉर्क की जो पोजीशन हो जाएगी वो कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगी आपको आफ्टर मूविंग। तो इधर आपको हो जाएगा माइनस क्यू ई इस पर हो जाएगा और प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ये नया मतलब जो नया डाइपोल की जो लोकेशन होगी, जो पोजीशन होगी वो ये हो जाएगी। पहले हमारी जो थी वो θ1 पे ये थी, θ2 पे ये हो जाएगी। ओके, सो θ1 से θ2 मूव कराने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है। ये हमने पढ़ा है एक चीज़ कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होता है, सॉरी वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है हम लोग क्लास 11 में। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे चूँकि ये टॉर्क जो हमारा नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो रहा है यहाँ पे, मतलब हमारा ये जो सिस्टम है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे नेट टॉर्क लग रहा है, मतलब टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो टॉर्क की वजह से वर्क डन होगा यहाँ पे। तो नेट टॉर्क की जो वर्क डन होगा तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या होता है, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाउ टॉर्क, और डी थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो जैसे हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, वैसे फोर्स की जगह पे यहाँ पे टॉर्क आ गया और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ पे डी थीटा आ गया। ठीक है, ओके। तो वर्क डन फ्रॉम θ1 से θ2, अगर हम इसको θ1 से θ2 मूव कराते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री कैसे हो गया ये देखते हैं। यहाँ पे जो रोटेशन है, जो टॉर्क है, टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि टॉर्क हम देख रहे हैं इस पे जो है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे टाउ डी थीटा कॉस 180 लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, क्योंकि टाउ डॉट डी थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा आता है, तो वो टाउ डी थीटा कॉस थीटा होगा, और थीटा की जगह पे 180 रख दिया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों अपोजिट हैं। टॉर्क हमारा लग रहा है यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और हम इसको जो है थीटा 1 से थीटा 2 इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको मूव करा के एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्लॉकवाइज मूव करा रही है, ठीक है। तो जो नेट टॉर्क लग रहा है वो इधर क्लॉकवाइज हो गया, और जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। डेट्स वाई यहाँ पे 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो टाउ डी थीटा कॉस 180 -1 होता है, तो टाउ डी थीटा -1 हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 इसको मूव करा रहे हैं। डेट्स वाई यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा 1 से थीटा 2 होगा यहाँ पे। तो टाउ की वैल्यू हमने पढ़ी है पी ई साइन थीटा होती है, जब टॉर्क निकाला था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल उसमें लास्ट लेक्चर में। तो पी ई साइन थीटा हो गया, और डी थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, ये हो गया, और नेगेटिव साइन हमारा बाहर ले लिया हमने, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी ई। ये पी जो डाइपोल मोमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है। तो जो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, थीटा, क्योंकि थीटा को ही हम लोग मतलब थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम चेंज कर रहे हैं। तो थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा इस तरह से लिखा जाएगा इसको। तो माइनस पी ई हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट थीटा 1 से थीटा 2 इसको हम लोग लिमिट लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का कहा हो गया माइनस कॉस थीटा, और हम लोग फिर ब्रैकेट क्लोज्ड और लिमिट अप्लाई कर दिया थीटा 1 से थीटा 2। तो पी ई साइन पी ई बाहर निकला है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। जो ये माइनस थे वो ऑलरेडी प्लस हो गए, ठीक है। बाद में हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, तो कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1 लोअर लिमिट। उसके बाद यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन क्या है, थीटा 2 है, क्योंकि हम इसको मूव करा के कहाँ ले गए हैं, थीटा 2 पे ले गए हैं, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, थीटा 1 थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं यू पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 एंगल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 एंगल इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ देखें हैं कि वर्डन हमारा निकला है प्लस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर यू थीटा 2 यहाँ पे माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्डन तुम्हारा यहाँ पे कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और तो इसकी वैल्यू ऑफ माइनस डॉट इसमें माइनस साइन और लगा दिया, तो माइनस साइन ये और ये वर्डन पूरा हमारा, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वर्डन, ये हमारा वर्डन था ना पीछे, ये प्लस पी ई, और नेगेटिव साइन हमारा फॉर्मूले से यहाँ से आया नेगेटिव, ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे कि थीटा 1 इज इक्वल टू, अगर हम 90 लेते हैं एंड यू 90 जो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री एंगल पे 0 मानते हैं, तो क्या मिलेगा हमको इस फॉर्मूले से, तो यू थीटा 2 माइनस यू 90, यू थीटा 1 क्या माना हमने, 90 माना, तो यू थीटा 2 माइनस यू 90 इज इक्वल टू माइनस पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90, अगेन थीटा 1 की जगह पे 90 पुट करना है, तो 90 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये यू 90 क्या माना है हमने यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यू थीटा 2 बचेगा इज इक्वल टू माइनस पी ई, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा 2 बचेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा वो यू थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसे लास्ट टर्म पे क्लास 11 में हम लोगों ने क्या किया था, चाहे पोटेंशियल निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी था, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोजीशन था, तो हम लोग मानते थे कि वहाँ पे हम इन्फिनिटी एक पोजीशन मानते थे कि इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो 0 ले लेते थे, और वैसे ही हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी मानते थे वो 0 मानते थे एक इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे तो कोई इन्फिनिटी लेवल है नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने एक एजम्पशन लिया है एंगल के फॉर्मेट में कि हमने थीटा 1 को इक्वल टू 90, और एजम्पशन में हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता है, बस ये है कि ये इसको वैलिडेट करता है। तो थीटा 1 इज इक्वल टू, हमें जो है जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे चाहिए होगी, ठीक है। तो एंगल पे निकालने के लिए हमें किसी एक को जो है यहाँ पे
ज़ीरो सपोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एज्यूम किया है। तो यू थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 हो गया। तो ये तो बात हो गई थीटा 2 के लिए। अगर हम किसी जनरल एंगल की बात करें एट एनी एंगल थीटा, तो थीटा 2 की जगह पे हम लोग थीटा लिखेंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा 2 के ऊपर थीटा लिखा जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो हमारे पास हमको पता है कि पी ई कॉस थीटा है यहाँ पे। तो क्लास 11 में था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी कॉस थीटा है, मतलब हम इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट मतलब पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर यहाँ से हम लोग तो लिख सकते हैं। तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये एंगल थीटा है वो किसी बीच का है, वो डायपोल मोमेंट के बीच का है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। ठीक है, थैंक यू।